प्राची अपनी भाभी आनंदी के खाने में कमी निकालते हुए बोलती है। भाभी, आपने ये क्या खाना बनाया है? ये तो बिल्कुल बेस्वाद है। ना तो इसमें नमक का पता चल रहा है और ना ही कहीं मसाले का। आप अपने मायके से खाना बनाना सीख कर नहीं आई हो क्या? प्राची, मैं तुमसे बड़ी हूँ और खाने में कोई भी कमी नहीं है। तुम्हें बस बहाने चाहिए होते हैं मेरे खाने में कमी निकालने के लिए। ये मुझे अच्छे से पता है। ये बात ध्यान में रखो कि तुम मेरे मायके वालों के बारे में कुछ जानती नहीं हो, तो उनके बारे में कुछ बोला मत करो। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं अपने मायके वालों के बारे में कुछ सुन नहीं सकती हूँ। अच्छा जी, अरे अगर आप अपने मायके वालों के बारे में कुछ सुन नहीं सकती हो तो ऐसे काम ही क्यों करती हो आप? आपका बनाया हुआ खाना कितना फीका है, ये तो आपको ही पता होगा ना। आपको मिर्च तो बड़ी जल्दी लग जाती है जब कोई भी आपके बनाए हुए खाने की बुराई करे। अरे जब अच्छा बनाओगी तो कोई तारीफ ही करेगा ना, बुराई क्यों करेगा? वाह भाई वाह, एक तो मेरे हाथों का खाना अच्छा भी नहीं लगता है, ऊपर से खा भी रही हो। अरे मत खाओ ना, मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि मुझे एक इंसान का खाना कम बनाना पड़ेगा, वो भी उस इंसान का जिसे हमेशा मेरे बनाए हुए खाने में कमी निकालनी होती है। कभी खुद भी बना के खिला दिया करो कुछ, ये तो आपसे होगा नहीं। देखो, मेरी जब शादी हो जाएगी ना तो मुझे अपने ससुराल का खाना बनाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं अभी अपने मायके में खाना क्यों ही बनाऊं? ससुराल आपका है ना, तो आपको यहाँ खाना बनाना चाहिए। अगर मैं खाना बनाने लग जाऊंगी तब तो आपके लिए ही अच्छा होगा ना, तब आपको खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। आज तक कभी आपके हाथों की मैगी तो खाई नहीं है मैंने, पता नहीं कैसा खाना बनाना आता होगा। और जितना मैं आपको जानती हूँ ना, उसमें तो मुझे अच्छे से पता है कि आपको खाना बनाना आता ही नहीं है। और जिस तरह से आप लोगों के खाने में कमी निकालती हो ना, उसमें तो मुझे अच्छे से पता चल जाता है कि आपको खाना बनाना आता ही नहीं है। अगर खाना बनाना आता तो आप दूसरों के खाने में बुराई नहीं निकालती। भाभी, अब आपका ना बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलती जाओगी। आप बड़ी हो, इस बात की इज्जत दे रही हूँ मैं आपको, लेकिन आप तो मेरे ही सर पर चढ़ी जा रही हो। अच्छा लगेगा क्या आपको जब आपकी ननद आपको सुना देगी? वैसे भी सुनने के काम तो है ही आपके। प्राची, तुम अपनी हद में रह के बात करो। मैं कोई तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम मुझे कुछ भी बोलोगी और मैं शांति से सुन लूंगी। तुम्हारी भाभी हूँ मैं। अगर तुम मुझे कुछ कहोगी तो ये भी ध्यान रखो कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा सुनाऊंगी। बोलो तो सुनाओ तुम्हें अभी। तो भाभी, आप भी ध्यान रखो कि अगर आपने मुझे कुछ सुनाया ना तो आपको भी कितना सुनना पड़ेगा, ये बात आप याद रखिएगा। प्राची अक्सर ऐसे अपनी भाभी के खाने में कमी निकालकर उसे नीचा दिखाया करती थी, लेकिन आनंदी गुस्सा करने के बाद भी बहुत ही समझाने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश के मौसम में आनंदी आराम कर रही होती है। अपनी भाभी को आराम करते देख प्राची अपनी भाभी के पास जाती है और अपनी भाभी से बोलती है, अरे भाभी, थोड़ा ना आराम कम किया करो। वैसे भी घर का काम नहीं करती हो। मेरे लिए थोड़े आलू प्याज के पकोड़े बना दो। बारिश हो रही है, इस मौसम में पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा आराम तक नहीं किया है। बारिश भी हो रही थी तो घर में पानी आ रहा था, वो साफ किया। थोड़ी देर के लिए बैठी भी हूँ, तुरंत तुम आ गई और कहने लगी ये बना दो वो बना दो। भाभी, घर की नौकरानी थोड़ी हूँ जो हर वक्त काम ही करती रहूंगी। तुम्हें पकोड़े खाने का मन है तो एक काम करो, तुम खुद बना लो और थोड़े हमारे लिए भी बना देना। मैं भी तो खा के देखूं आखिर तुम पकोड़े बनाती कैसी हो, और मैं थोड़ा आराम भी कर लूंगी। ये तो आपका रोज का ही नाटक हो गया है कि मैं काम नहीं करूंगी, मुझे थोड़ा आराम करना है। अरे कभी काम तो कर लिया करो। वैसे भी आपके हाथ का खाना पसंद नहीं करती हूँ मैं। आज पहली बार बोल रही हूँ कि मेरे लिए पकोड़े बना दो, उसमें भी आप नाटक कर रही हो। चलो उठो और बना दो। इस मौसम में मुझे पकोड़े अच्छे लगते हैं। वैसे भी मैं खाती भी नहीं हूँ। माँ होती तो मैं माँ को बोल देती, अभी माँ है नहीं ना, इसलिए आपको बोल रही हूँ। तो एक काम करो, आज तुम पकोड़े खाओ ही मत, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली हूँ। मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सुबह से मैंने बहुत काम किए हैं, सारे कपड़े धोए हैं और अचानक ही बारिश होने लगी तो वो सारे कपड़े उठाकर नीचे भी लेकर आई हूँ। फिर उन कपड़ों को सूखने के लिए रस्सी पे रखे। इतना सारा काम किया है और अब तुम बोल रही हो कि मैं पकोड़े बनाऊं? मुझसे नहीं होने वाला है। तुम्हें खाने का मन है तो तुम खुद बना लो। आनंदी इतना बोलकर आराम से सो जाती है। अब प्राची पकोड़े बनाने में लग जाती है। प्राची अपने भाभी के भाई देव से प्यार करती थी और वो दोनों शादी के बारे में प्लान कर रहे थे। एक दिन अचानक देव प्राची से कहता है, प्राची, मैं क्या सोच रहा था कि अब हमें अपने घर वालों को बता देना चाहिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।
कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे? वैसे भी हमारी शादी की उम्र हो चुकी है, अब सही समय आ चुका है, घर वालों को पता होना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब तो मुझे भी यही लगता है कि अब हमें बता देना चाहिए। और वैसे भी जब से तुम्हारी बहन और मेरे भैया की शादी हुई है, तब से हम एक दूसरे से प्यार करते आ रहे हैं। अभी तक ये बात हमने छुपाई है। अगर किसी तीसरे से उनको ये बात पता चल गई ना, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए हमें खुद ही बता देनी चाहिए। बस तुम्हारी बहन बीच में टांग न अड़ाए, फिर तो हमारे लिए रास्ता बहुत ही साफ है। चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जल्दी से समय निकाल के घर वालों से बात करते हैं। प्राची और देव दोनों ही अपने अपने घर पर अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं। इसके बाद परिवार वालों के मनाने के बाद दोनों की शादी की तारीख भी तय हो जाती है। शादी की तारीख तय होने के बाद प्राची बहुत ही खुश रहने लगी। उसकी शादी होने वाली थी और धीरे धीरे कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्राची की शादी हो जाती है और प्राची अब अपनी भाभी की भाभी बन जाती है और अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद प्राची का स्वागत उसकी भाभी, अरे हाँ, उसकी ननंद आनंदी स्वागत करती है और प्राची से कहती है, भाभी जी, आपका अपने ही ससुराल में स्वागत है। मैं आपकी प्यारी नंद आनंदी। मुझे तो जानती होंगी, खैर नहीं भी जानती तो कोई बात नहीं, अब जान ही जाओगी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी भाभी आ गई है। अब तो मैं अपनी भाभी की थोड़ी टांग खींचने वाली हूँ। मेरी भी तो मेरी ननद ने बहुत टांग खींची थी, अब मेरा मौका है टांग खींचने का। भाभी अंदर आ जाइए। आनंदी प्राची से बात ही बात में काफी मजाक मस्ती करती रहती और उसे परेशान करती। कुछ देर बाद आनंदी की माँ राधा आती है और प्राची से कहती है, प्राची बेटा, तुझे तो सब कुछ पता है। वैसे भी हमारा रिश्ता आज का थोड़ी ना है, बरसों पुराना है। और हाँ बेटा, कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म होगी, तो कुछ मीठा बनाना तू। और ध्यान रहे बेटा, इस रस्म में ना बहू के बारे में पता चलता है कि उसके हाथ में अन्नपूर्णा का वास है भी या नहीं। अरे हाँ, याद आया, ये रस्म तो मैंने भी की थी, जिसमें मेरी प्यारी नंद ने मेरी बुराई कर दी थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे तो अपनी भाभी से पूरी उम्मीद है कि उन्हें उनके मायके वालों ने बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया होगा। अगली सुबह हो जाती है और प्राची की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें वो सबके लिए खीर बनाती है और सबको खीर खाने के लिए देती है। लेकिन जैसे ही खीर आनंदी खाती है तो तुरंत अपनी भाभी की बुराई करते हुए कहती है, आय हाय, मेरी नंद की पहली रसोई की रस्म तो पानी में गई। मेरी नंद को तो कुछ आता ही नहीं है बनाना। अब तो ये मेरी भाभी बन गई है और ना जाने मेरे मायके वालों के साथ क्या ही होगा। वैसे ननद जी, आपको आपकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है क्या कि आखिर खाना बनाते कैसे हैं? खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख लेना। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो तुम्हें सिखा देंगी। आनंदी अपनी ननंद की पहली रसोई करवाने में बड़ा मजा लेती है, क्योंकि अब आनंदी भाभी थी और उसकी ननंद भी उसकी भाभी जो बन गई थी। रिया और पायल कहने को तो रिश्ते में ननद भाभी थे, लेकिन दोनों में आपस में बहुत प्यार था। पायल अपनी ननद को अपनी बहन की तरह मानती थी, उसकी कही हुई हर बात को पूरी करने की कोशिश करती। लेकिन उन दोनों का एक दूसरे से इतना प्यार से रहना पायल की सास देवयानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि रिया उसकी सौतेली बेटी थी। ऐसे ही एक रोज देवयानी अपने कमरे में खड़ी अपनी बहू पायल से बातें कर रही थी। तभी रिया उनके लिए चाय लेकर आती है, जिसे देखकर देवयानी गुस्से से कहे, तुझे जरा सी भी अकल है या नहीं? जब दो लोग आपस में कुछ बात कर रहे हो तो पूछ कर अंदर आना चाहिए। अभी ये हाल है तो भगवान ही जाने अपने ससुराल में जाकर क्या करेगी। बस करिए माँ जी, अगर रिया आ भी गई तो क्या हो गया? कौन सा वो दूसरे घर की है, वो भी तो इसी घर का हिस्सा है। वो कौन सा किसी को कुछ कहने जा रही है। सुबह सुबह इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, सबका मूड खराब हो जाएगा तो पूरा दिन भी खराब होगा। सॉरी माँ, माफ करिए, मुझे नहीं पता था कि आप भाभी से जरूरी बातें कर रही हैं, वरना मैं बिना बताए कमरे में नहीं आती। मैं तो बस आप लोगों के लिए चाय लेकर आई थी। कोई बात नहीं रिया, छोड़ो, जाने दो। और तुम्हें क्या जरूरत थी चाय लाने की? मैं ले आती ना। वैसे ही तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बाकी की चीजें मैं देख लूंगी। पता नहीं कैसे ये पागल लड़की मेरे घर की बहू बनकर आ गई। जरा सी भी चालाकी या अकल तो भगवान ने दी ही नहीं है इसे। ऐसे कैसे कोई भी बात नहीं। और तुम ध्यान से सुनो, आगे से मेरे कमरे में आने से पहले मुझसे पूछ लेना, तभी आना। बिना पूछे मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। जी माँ, समझ गई, अब नहीं आऊंगी। मैंने ये चाय यहाँ रख दी है, आप लोग पी लेना। रिया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है।
अपनी ननद के प्रति अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो रिया के जाने के बाद देवयानी से कहती है, माँ जी, रिया ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमेशा उससे ऐसे ही क्यों बात करती हैं? आखिर वो भी तो इसी घर का हिस्सा है। उसका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि हमारा। बहू तू तो अपना मुंह ही बंद रख। और वो तेरी कोई सगी ननद नहीं है, इसलिए उसे ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे सर पर बैठाने की जरूरत है। वो बस इस घर की नौकरानी है, यही समझ। अपने पति की आखिरी इच्छा की वजह से मैं उसे झेल रही हूँ, वरना अब तक कब का मैं उसे घर से बाहर निकाल चुकी होती। इसे देखकर मुझे सिर्फ नफरत होती है। अपनी सास की बात सुनकर पायल को और भी गुस्सा आता है और वो आगे बिना कुछ बोले गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ देवयानी अपनी बहू पायल और अपनी सौतेली बेटी रिया के रिश्ते को तोड़ने की बहुत कोशिश करती, लेकिन हर बार हार जाती। एक रोज पायल अपने रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसका पति पुनीत वहाँ आता है और टीवी ऑफ कर देता है और वो गुस्से से कहती है, ये क्या पुनीत जी, आपने टीवी क्यों ऑफ कर दिया? कितनी अच्छी मूवी आ रही थी। रिमोट वापस करिए और ऑन करिए टीवी। यार कैसी वाइफ हो तुम? तुम्हारा पति काम करके थका आ रखा है, प्यार से उसके साथ बैठने, बात करने, एक गिलास पानी पूछने की जगह मैडम को टीवी देखने की पड़ी है। क्या बात है? गुड। ये इमोशनल अत्याचार करना बंद करिए, ठीक है? आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मेरा आराम तो आपसे देखा ही नहीं जाता। नहीं नहीं, रहने दो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी बस। हाँ कहिए ना, क्या कहना है आपको? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं यार, अगर ऐसा होता तो मैं हंस थोड़ी ना रहा होता। मैं तो तुमसे क्रिसमस पार्टी की बात कर रहा था। सोच रहा हूँ क्यों ना हम घर में क्रिसमस पार्टी रख लें, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। पार्टी, वो भी अपने घर में? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर माँ जी को पता चल गया ना कि आप घर में पार्टी करने की सोच रहे हैं तो वो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। आपको तो पता ही है ना, माँ जी को पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पार्टी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। यार तुम तो मुझे डरा रही हो। मैं तो सोचा था कि तुम्हें इस क्रिसमस पार्टी के बारे में बताकर माँ को मनाने के लिए भी तुम्हें ही कहूँगा कि तुम माँ को मनाओ, लेकिन तुमने तो मूड ही ऑफ कर दिया। पुनीत इतना कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पायल भी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी उसकी ननद रिया वहाँ आती है और पायल को चुपचाप रसोई में काम करते देखकर कहती है, क्या बात है भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या आपको? नहीं रिया, माँ जी क्या कहेंगी, मैं तो तुम्हारे भैया की वजह से परेशान हूँ। वो क्रिसमस पार्टी रखना चाहते हैं घर में, लेकिन तुम्हें तो पता है माँ जी को पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कभी घर में क्रिसमस पार्टी के लिए तैयार ही नहीं होंगी, इसलिए मैंने माँ जी से पूछने से पहले ही पुनीत जी को मना कर दिया, तो उनका मूड ऑफ हो गया और कमरे से चले गए। भाभी आपको पता है, भैया को क्रिसमस पार्टी करना बहुत पसंद था, क्योंकि क्रिसमस वाले दिन ही भैया का बर्थडे भी आता है। लेकिन माँ उनका जन्मदिन उसी दिन ना मनाकर अगले दिन मनाती है, क्योंकि मेरा भी जन्मदिन उसी दिन पड़ता है। अब समझ में आया कि पुनीत जी क्रिसमस पार्टी के लिए क्यों बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ये तो गलत किया। उसी दिन तुम्हारा भी तो बर्थडे पड़ता है, इसलिए माँ जी अपने बेटे का भी बर्थडे नहीं मनाती। इतनी नफरत। अब तो हमारे घर में क्रिसमस की पार्टी होकर ही रहेगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पायल और रिया आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर देवयानी आती है और अपनी बहू पायल से कहती है, अपनी ननद के साथ बाद में बात कर लेना। अगर पुनीत ऑफिस से घर आ गया हो तो उससे कहो कि मेरी कल गांव जाने की टिकट करवा दे। तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है, सोच रही हूँ देखाऊं। इसे कहते हैं किस्मत। हम सोच ही रहे थे कि माँ जी के रहते क्रिसमस पार्टी कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ खुद ब खुद बहाना मिल गया। थैंक यू भगवान। जी माँ जी आ गए हैं, अभी कहती हूँ उनसे। पायल इतना कहकर पुनीत के पास जाती है और देवयानी की कही हुई सारी बातें बताती है। अगले दिन देवयानी गांव के लिए निकल जाती है, जिसके बाद पायल अपनी ननद रिया के साथ मिलकर क्रिसमस पार्टी की तैयारी में लगती है। देखते ही देखते क्रिसमस का दिन भी आ जाता है और दोनों ननद भाभी मिलकर अपनी क्रिसमस पार्टी की पूरी तैयारी कर लेती है। थोड़ी देर बाद पुनीत ऑफिस से घर आता है और पूरे घर में अंधेरा देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही घर की लाइट्स ऑन होती है, घर में मेहमानों की भीड़ और साज सजावट देखकर वो दंग रह जाता है। तभी पायल और रिया हंसते हुए उसके पास आती है और कहती है, मैरी क्रिसमस। ये सब क्या है और कब प्लान किया तुम लोगों ने ये सब?
वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपको क्रिसमस पार्टी की अरेंजमेंट कैसी लगी? आप खुश है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। सच में पार्टी की सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छी हैं। लेकिन तुमने ये सब किया ही क्यों? तुमने तो मना कर दिया था ना पार्टी के लिए। माना माँ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उनके खिलाफ नहीं जाती, तो फिर आज क्यों? क्योंकि मुझे सारी बातें आज पता चल गई कि आपको क्रिसमस पार्टी क्यों करनी थी और माँ जी को क्यों नहीं करनी थी। मैं तो नई हूँ इस घर में, लेकिन आपको तो अपनी माँ को समझाना चाहिए कि उनको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। दूसरों को दुखी करने के चक्कर में वो अनजाने में ही सही, लेकिन अपने बेटे को भी तो दुख दे रही थी। और आप उनको समझाने की जगह गलत दिन पर अपना बर्थडे मनाकर उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। पायल और पुनीत की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी सास देवयानी सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आती है और जिसे देखकर सब डर जाते हैं। तभी वो कहती है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरी कही हुई सारी बातें सुन ली है। शायद तू सही कह रही है, मैंने ही बेवजह अपने मन में नफरत पाल रखी थी। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। देवयानी इतना कहकर अपने सभी घर वालों से अपने गलत बर्ताव की माफी मांगती है और फिर दोबारा कभी रिया को सौतेली होने का ताना ना मारने का वादा करती है, जिसके बाद सब लोग मिलकर क्रिसमस पार्टी करते हैं। इस तरह से बिना किसी दिक्कत परेशानी के दोनों ननद भाभी की क्रिसमस पार्टी सभी लोगों के साथ खुशी खुशी पूरी होती है। नंदनी एक बार सड़क से जा रही थी, तभी एक गाड़ी वाला उस पर कीचड़ उछाल कर चला जाता है। नंदनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, अबे ओ, अंधा है क्या? बाप दादा के पैसों पर उछल रहा है। ये अमीर लोग खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। सड़क पर चलने वाले लोगों को तो जानवरों की तरह देखते हैं। मुझे सख्त नफरत है अमीर लोगों से। नंदनी बहुत गुस्से में थी और कपड़े हाथ से ही साफ करते हुए जा रही थी। तभी एक कोट पैंट पहने लड़का उससे टकराता है और नंदनी जमीन पर गिर जाती है। आज क्या सब लोग अंधे ही हो गए हैं? और तुम पक्का कोई अमीर हो ना, तभी तो कोट पैंट पहना है। तुम ये मत समझना कि तुम अमीर हो इसलिए मैं डर जाऊंगी। और एक बात बताओ, तुम अमीरों को गाड़ी चलाने का लाइसेंस देता कौन है? गाड़ी तो चलाने आती नहीं है, बस सड़क पर चल रहे लोगों पर कीचड़ उछालना आता है। बदतमीज कहीं के। नंदनी अपना सारा गुस्सा उस लड़के पर निकाल देती है और वो लड़का एक शब्द नहीं कहता। नंदनी काफी सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है। तब वो लड़का मयंक खुद से बोलता है, अभी तो यही थी, कहाँ चली गई वो लड़की? अरे यार, पहली बार तो कोई लड़की मिली थी जिसको देखने के बाद मेरी बोलती बंद हो जाए और दिल की धड़कनें धड़कने पे मजबूर हो जाए। मयंक को नंदनी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो उसके बारे में सारी जानकारी निकलवा लेता है। अगले दिन मयंक नंदनी से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन एक साधारण से कपड़े में। मयंक को अपने घर देखकर नंदनी हैरान हो जाती है और मयंक से कहती है, अरे कैसे बेशर्म आदमी हो, मेरे घर तक चले आए। और कल तक तो तुम पोर्ट में थे, आज ये गरीबों वाले कपड़ों में कैसे आ गए? तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला? आपने शायद गलत समझ लिया मुझे मैडम जी, मैं भी आपकी तरह गरीब हूँ, गरीब। वो तो मांगे हुए कपड़े थे जो नाटक कंपनी से मांग कर पहने थे मैंने। मैं तो आपसे भी गरीब हूँ बहुत ज्यादा। कल के लिए माफी मांगने आया था, मेरी वजह से आप गिर गई थी ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे माफी मांगू। और मैं यहीं पास में एक टूटे हुए किराए के मकान में रहता हूँ। देखा, यही तमीज होती है हम गरीबों में और पैसे वालों में। हमें अपनी गलती भी पता होती है और हम अपनी गलती के लिए माफी भी मांग लेते हैं। लेकिन अमीर लोगों को तो बस पैसों के ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। सड़क पर भले ही कोई मर रहा हो, लेकिन मदद के लिए गाड़ी नहीं रोकते। मयंक और नंदनी काफी बातें करने लग जाते हैं। मयंक अब नंदनी से रोज मिलने आने लगता है। धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक बार नंदनी काफी परेशान होती है और अपने घर में चुपचाप बैठी होती है। तभी मयंक वहाँ आता है और नंदनी मयंक से कहती है, तुम यहाँ काफी समय से रह रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं देखा। तुम्हारा परिवार है भी या नहीं? है परिवार है, सबके होते, मेरे भी है, मम्मी है, पापा है। तो बस फिर मुझे मिलना है तुम्हारे परिवार से। नंदनी की बात सुनकर मयंक सोच में पड़ जाता है और तुरंत अपनी माँ बाप से मिलने एक बहुत बड़े घर में जाता है, जहाँ मयंक की माँ शीला और पिता आनंद रहते थे। मयंक बेटा, कहाँ हो तुम आजकल? और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? हमारी वो जो मेड है वो कहाँ है? वो तो काम कर रही होगी ना। ठीक है, फिर आप उसके पास जाइए, उसकी साड़ी मांगिए और पहन के तैयार हो जाइए। और पापा, आपके लिए जो मैं कपड़े लाया हूँ ना, आप वो पहन लो और कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। मैं जो कह रहा हूँ वही होगा बस।
और हाँ, आप लोगों को बाद में मैं बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी जो कह रहा हूँ वो करो बस। मयंक किसी को कुछ बोले नहीं देता और जल्दी से पुराने फटे कपड़े पहनकर अपने टूटे हुए घर ले आता है, जो उसने नंदिनी को बताया था। ये सब क्या है मयंक? इतनी गंदी साड़ी क्यों पहनने को कहा मुझे? मेरे पास एक से एक महंगी साड़ी और ब्रांडेड साड़ी है, मैं वो क्यों नहीं पहन सकती? और ये इतना टूटा हुआ घर किसका है? माँ पापा, आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन आज हमारे प्यार की परीक्षा है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ जो कि अमीर लोगों को पसंद ही नहीं करती, जिसके लिए हमें कुछ टाइम तक गरीब बनने का नाटक करना पड़ेगा और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा बस। और हाँ, थोड़ी देर में आती होगी वो, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मयंक की बात को सुनकर उसके माँ बाप भी झूठ में उसका साथ देते हैं। कुछ देर बाद नंदिनी आती है। नमस्ते आंटी। ओ बेटा, तुम ही हो जिसके बारे में मयंक इतनी तारीफ करता है। वैसे हो तो तुम भी बहुत ही प्रिटी। क्यों मयंक के पापा? सो ब्यूटीफुल ना? मयंक, तुम्हारी माँ को इतनी अच्छी इंग्लिश भी आती है। इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि ये हमारी तरह गरीब हैं। ऐसा लग रहा है गरीब होने का नाटक कर रही हैं एक पुरानी साड़ी पहनकर। नहीं नहीं नहीं, हम तो गरीब है, हम तो बहुत गरीब है। हम तो इतने गरीब है ना कि मेरे मम्मी पापा के पास एक ही जोड़ी कपड़ा है और वो एक ही टाइम पे धो धो के पहनते हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं अपनी दुख भरी कहानी। हमें तो खाना भी सिर्फ एक टाइम का मिलता है, वो भी कई बार तो मिलता ही नहीं है। हाँ, मना कहाँ कर रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि देखकर लगता नहीं है। ऊपर से इंग्लिश भी कितनी अच्छी है। मुझे तो इंग्लिश के नाम पर बस एक इंग्लिश शब्द ही आता है। डॉटर माई डोंट नो इंग्लिश। वो टीवी देखना बहुत शौक है ना, तो जितनी भी आती है टीवी देखकर ही सीखी है। नंदिनी और बाकी सब बातें करने लगते हैं और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब तक झूठ ही चल रहा था। एक दिन शीला हीटर के आगे बैठी होती है, तभी नंदिनी वहाँ आ जाती है। अरे आंटी, ये तो हीटर है ना, बहुत महंगा आता है, यहाँ कैसे? नहीं बिटिया, ये तो खराब है। कबाड़ी की दुकान में देखा था, उनसे बहुत कहा तो उन्होंने दे दिया। अब कोई 4 मेहमान आए तो दिखा सकते हैं ना कि हमारे घर में हीटर है। लेकिन ये तो गर्म कर रहा है, आप झूठ क्यों बोल रही हो आंटी? नंदिनी को शक हो जाता है और वो सवाल जवाब करने लगती है। तभी आनंद एक तसला लेकर आता है जिसमें लकड़ियाँ जल रही थी और बहुत धुआं निकल रहा था। अरे नंदिनी बिटिया, ये गर्माहट इस घर की आग की वजह से है। आनंद की बात को सुनकर नंदिनी की गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मयंक और उसके परिवार का हाल बेहाल हो रहा था। रात में पूरा मोहल्ला सो रहा था, तब सभी लोग जाग रहे होते हैं। मयंक बेटा, कब तक हमें झूठ की जिंदगी जीनी पड़ेगी? आज नहीं तो कल सब कुछ बताना ही पड़ेगा। माँ, मुझे भी इसी बात का डर है कि कहीं नंदिनी को सब पता ना चल जाए, और चल गया तो क्या होगा। अरे मुझे तो इतनी नींद आ रही है, लेकिन खाट पे तो मुझसे सोया ही नहीं जाता, और ऊपर से ठंड से कपकपी हो रही है। अपने माता पिता का हाल देखकर मयंक रोज हिम्मत करता है कि नंदिनी को सच बता दे, लेकिन वो नहीं बता पाता। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद शीला को बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन वो पानी नहीं पी रही थी। ये देखकर मयंक कहता है, माँ, आप 4 बार कह चुकी हो कि आपको प्यास लग रही है। अगर प्यास लग रही है तो पानी क्यों नहीं पी लेती? अगर पानी नहीं पियोगी ना तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और बीमार पड़ जाओगी, इसलिए पी लो यार पानी। ये पानी पीऊं मैं? एक तो पहली बात, ये नाला का पानी है। अब तक तो पी रही थी, लेकिन इतनी सर्दी में इतना ठंडा पानी मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। अरे मयंक, तुझसे अगर नहीं बताया जा रहा तो हमें बता दे, हम जाके नंदिनी बिटिया को प्यार से सब बता देंगे, और वो भी हमें इतने टाइम से देख रही है, तो उसे समझ आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं सही है। पापा, अगर इतना आसान होता ना तो मैं कब का बता चुका होता उसे। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ नंदिनी हाथ में अखबार लेकर आती है और बोलती है, मयंक, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम गरीब हो। नंदिनी, मुझे गलत मत समझना। मैंने जो कुछ भी कहा था तुम्हें, वो सब इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों तुम अमीर लोगों से इतना नफरत करती हो, और इसी नफरत के कारण मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। अगर आज मैं इस अखबार में आप तीनों की तस्वीर नहीं देखती, तब तो मुझे इस सच के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चल पाता। मुझे पता है बेटा, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमने ये सब बस अपने बेटे के प्यार के लिए किया है।
तुम हमें गलत मत समझो। सही कहा आंटी आपने, मुझे बुरा लगा जरूर है, लेकिन इस बात का कि आप सबको बस मेरी वजह से इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मुझे नहीं पता था मयंक तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। नंदिनी को सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो मयंक को कुछ ना कहकर अपना लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।